नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरामाउंट टीपीए के बारे में। पैरामाउंट टीपीए का कैशलेस का प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि कैशलेस क्लेम का जो प्रोसेस होता है वो किस टाइप से होता है, उसके बारे में आज डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पैरामाउंट टीपीए के बारे में 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। पहली वाली वीडियो में मैंने बताया कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे यूज़ कर सकते हो अपना ट्रीटमेंट कराने में। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि रिम्बर्समेंट का जब क्लेम फॉर्म ए भरते हैं तो वो फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, वो उस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। तीसरी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी के बारे में बताया कि फॉर्म कैसे भरना है, किस कंडीशन में भरना है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताई हैं। तो पैरामाउंट टीपीए को लेकर 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कैशलेस क्लेम के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक। हॉस्पिटल में कैसे जाना है, हॉस्पिटल में क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आप लोगों को, ओपीडी में डॉक्टर को कैसे दिखाना है, क्या क्या अपनी तकलीफ़ें बतानी है, उसके बाद कैशलेस का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म की रिक्वेस्ट कैसे जाएगी टीपीए की तरफ से, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स टीपीए वालों को देने हैं, उसके बाद इनिशियल अप्रूवल क्या होता है, इनिशियल अप्रूवल किस टाइप का होता है, उसमें किस हिसाब से अमाउंट पास होके आता है या डिडक्ट होके आता है, फाइनल अप्रूवल किस टाइप का होता है, उसमें अमाउंट कैसे डिडक्ट होके आता है, क्या कुछ उसमें कंडीशन लगी होती है। तो पूरा इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ पैरामाउंट टीपीए के बारे में। पैरामाउंट टीपीए की ये जो वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। एक एक स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं क्लियरली आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर जो हैं वो पैरामाउंट हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को तो जानकारी होती है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर जिनके पास पैरामाउंट हेल्थ टीपीए की पॉलिसी तो होती है, लेकिन ना तो उनको इस्तेमाल करने का प्रोसेस पता होता, ना उनको डॉक्यूमेंट्स का पता होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। उनके दिमाग में पैरामाउंट टीपीए का हेल्थ इंश्योरेंस इस्तेमाल करने का एक हवा सा होता है, या बहुत सारे उनके मन में सवाल भी होते हैं। वो गलत भी नहीं है अपनी जगह, क्योंकि इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसी प्रोसेस को समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैरामाउंट हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए की जो पॉलिसी है उसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। जब भी हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है या ये जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किस हॉस्पिटल में चल पाएगी या किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि एक एक हॉस्पिटल में जाके तो पता करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें ये पता होता है कि हमारे नज़दीक में ये हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल अच्छा है, इसके डॉक्टर अच्छे हैं, इसमें ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, इसमें सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ पे पैरामाउंट हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो चल पाएगी, या हमारा हेल्थ कार्ड चल पाएगा नहीं चल पाएगा। उसका सबसे ईजी तरीका ये होता है कि आप लोगों को पैरामाउंट टीपीए की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है पैरामाउंट टीपीए, और वहाँ पे जाके आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को ढूंढना है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को जब आप लोग ढूंढोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। स्टेट वाइज आप सेलेक्ट करोगे, सिटी वाइज सेलेक्ट करोगे। तो मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और मैं समझाता हूँ कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आए A to Z लास्ट तक। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि आपको कैसे अपना नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना है पैरामाउंट टीपीए की वेबसाइट पे जाके। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे पैरामाउंट टीपीए सर्च करना है। पैरामाउंट टीपीए सर्च करने के बाद सबसे पहले ऊपर जो वेबसाइट खुलेगी वो ये वाली खुलेगी, ये वाली वेबसाइट खुलेगी। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद पैरामाउंट टीपीए की वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। उसमें हमें देखना है कि
जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट है वो कैसे उस पर शो होती है, उसका क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे हम ढूंढ सकते हैं, वो आगे मैं दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को। ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल गई है। हमें थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है। इसमें ये नेटवर्क हॉस्पिटल का ऑप्शन शो हो गया है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हॉस्पिटल नेटवर्क इस पर क्लिक करना है हमें। इसके बाद हॉस्पिटल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आप लोग अपना हॉस्पिटल सर्च कर सकते हो। सबसे पहले आप किस स्टेट के रहने वाले हो वो स्टेट आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान के चलिए यहाँ पे हम गुजरात सेलेक्ट कर लेते हैं। गुजरात में सेलेक्ट करने के बाद सिटी अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद, पूरे अहमदाबाद का ढूंढना है तो यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो पूरे अहमदाबाद के जितने भी हॉस्पिटल है वो सामने खुल के आ जाएंगे। इसमें आगे एक ऑप्शन मांग रहा है इंश्योरेंस कंपनी। पैरामाउंट एक टीपी है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अलग होती है। तो जब आप अपना इलाज कराओगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है और आपका टीपीए कौन सा है। तो टीपीए तो पैरामाउंट हो गया, तो इसमें हम कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलो हम ये आदित्य बिरला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आदित्य बिरला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। इसके बाद आ रहा है पॉलिसी टाइप। ग्रुप पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी को ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी होती है जो हम खुद अपनी मर्जी से कोई ऐसा प्लान परचेज करते हैं जो हमारे बजट में हो, जिसकी लिमिट हम अपनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। तो हमें ग्रुप पॉलिसी पे करना है, कॉर्पोरेट पॉलिसी, क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले ज़्यादा है पैरामाउंट में। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पॉलिसी को कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होता है इसका यूज करने का। तो मैंने ग्रुप पॉलिसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आप देखिए पूरा अहमदाबाद का जो भी एरिया है उसके सारे के सारे हॉस्पिटल आप लोगों के सामने खुल के आ गए हैं। इसमें 1 2 3 4 ये नीचे लिखा हुआ है, इन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके नज़दीक जो भी हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, जो आपकी अहमदाबाद सिटी है उसके अंदर जो हॉस्पिटल पैरामाउंट टीपीए के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क के लिस्ट में है उनके, तो उनकी सभी की लिस्ट ही सामने आप लोगों के खुल के आ जाएगी। इसके हिसाब से आप लोग अपना हॉस्पिटल डिसाइड कर सकते हो, हॉस्पिटल फाइनल कर सकते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढने के बाद आप लोगों को उस हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे आप लोगों को अपना इलाज कराना है। सबसे पहले आप लोगों को ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, उसी केस में ही आपका कार्ड चल पाएगा या आपकी पॉलिसी वहाँ पे यूज हो पाएगी। तो उसके लिए डॉक्टर को एडमिट करना ज़रूरी है पेशेंट को। मिनिमम जो टाइम होता है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने का, इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए की रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो 24 घंटे होता है। मिनिमम आप लोगों को 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना होगा, तभी आप लोगों को कैशलेस इलाज मिल पाएगा। मतलब ये है कि बगैर पैसे दिए आप लोगों को फ्री में इलाज मिल पाएगा। मिनिमम आपको उसके लिए 24 घंटे रहना होगा। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर हुआ है, प्रोसीजर मतलब कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई है, कोई 4 घंटे या 10 घंटे 8 घंटे का कोई प्रोसीजर हुआ है, तो उसमें 24 घंटे का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, वो थोड़ा अलग कंडीशन हो जाएगी। तो मोस्टली केस में 24 घंटे मिनिमम आप लोगों को रुकना पड़ेगा। तो ओपीडी में जब आप लोग डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और इसको एडमिट करने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर आपको एडमिट होने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए की टीम मिलेगी। जैसे एक रिसेप्शन बनी होती है, ऐसे ही एक टीपीए डेस्क बना हुआ होता है। वहाँ पे आप लोगों को जाना है, अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाएं टीपीए की तरफ से, तो उसके बाद आप लोगों का कैशलेस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको एडमिट हो जाना है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट एडमिट हो जाता है उसके बाद टीपीए डेस्क पे हमें जाना होता है। वहाँ पे जाके एक तो हमें अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे पॉलिसी की कॉपी है तो पॉलिसी की कॉपी दे सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट ही चाहिए तभी आप लोगों को वहाँ पे मतलब कैशलेस मिल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटो कॉपी भी चल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी। मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर है वो उसकी कॉपी भी चल जाएगी। तो आप लोगों को या तो आपके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए जो पेशेंट एडमिट है उसका, और या उसकी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद पेशेंट जो है उसकी आईडी
आईडी प्रूफ, मतलब जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। और पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी आईडी भी आजकल इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए वाले मांगने लग गए। जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी आईडी भी मांगते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या अदर कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, कोई पासपोर्ट वगैरह हो गया, ये सब आईडी में आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद टीपीए वाले आप लोगों से प्री ऑथराइजेशन फॉर्म साइन कराएंगे। वो फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास वो लोग भेजेंगे, टीपीए के पास भेजेंगे, पैरामाउंट टीपीए के पास। और उसी फॉर्म के अंदर सारी डिटेल लिखी होती है आप लोगों के ट्रीटमेंट के अंदर। वो फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर एक एक शब्द की वैल्यू होती है। जो शब्द उसके अंदर लिखे जाते हैं, जो वर्ड उसके अंदर लिखे जाते हैं, उसी के बेसिस पे आप लोगों का क्लेम डिपेंड करता है कि आपका क्लेम पास होगा या आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट होगा। तो वो पूरे क्लेम का बेस होता है उस फॉर्म के अंदर। अगर उसके अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है तो उसकी वजह से आप लोगों को क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, और हो सकता है आपको किसी भी रीजन की वजह से क्लेम ना मिले, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसको इशू बना सकती है, उसको बेस बना के वो रीजन लगा के, कोई भी रीजन लगा के आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो वो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। जो टीपीए वाले होते हैं उनको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से भरना होता है। तो चलिए वो फॉर्म कैसे भरते हैं। एक पेशेंट एडमिट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, उसका प्रोसेस कैसे हमने किया उसका पूरा मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरना है आप लोगों को। उसका स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी है, और उसका जो टीपीए है वो पैरामाउंट है, पैरामाउंट हेल्थ, ये लोगो लगा हुआ होता है। तो ये कार्ड है किसी पेशेंट का जिसका हमने कैशलेस इलाज दिया है। तो इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं। ये फॉर्म पेशेंट को नहीं भरना है, ना पेशेंट के अटेंडेंट को भरना है। ये फॉर्म हॉस्पिटल के जो टीपीए होता है उनको भरना होता है फॉर्म। तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि प्रोसेस कैसे कैसे होता है, और प्री ऑथराइजेशन फॉर्म क्या होता है, उसमें क्या क्या डिटेल भरी जाती है, पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने के लिए, मैं समझाने के लिए। क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कैशलेस प्रोसेस है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें इसमें ना छूटे आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी से समझाऊँ। तो ये एक हेल्थ कार्ड है किसी पेशेंट का, पैरामाउंट इसका टीपीए है, और इंश्योरेंस कंपनी इसकी आदित्य बिरला है ये। तो चलिए हम ये फॉर्म बताते हैं कैसे हमने भरा था। ये फॉर्म भरा हुआ है ऑलरेडी। ये फॉर्म होता है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। तो आगे मैं बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम ही आएगा, एड्रेस आएगा जिस हॉस्पिटल में आप लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो। उसके बाद लिखा है टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड ऑब्लिक पेशेंट। इसमें क्या होता है कि टीपीए वाले ही ये डिटेल भर देते हैं, पेशेंट से नहीं भराते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर टीपीए वाले भर देते हैं। यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा, पेशेंट मेल था तो मेल पे टिक कर दिया। ये बच्चा था 1 साल का, तो यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। कॉन्टैक्ट नंबर सिंपल सी बात है, 1 साल का बच्चा है तो उसका नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे इसके बाद ये कॉलम नीचे भी नंबर का ही मांगा हुआ है, ये छोड़ देना है। इसके बाद इसमें इंश्योर्ड आईडी का आईडी नंबर, इंश्योर्ड कार्ड आईडी नंबर मांगा हुआ है। इसमें देखिए आप ऊपर चलेंगे, इसमें देखिए ये ऊपर जो है ये इंश्योर्ड आईडी कार्ड नंबर होता है। ये देखिए ये PHS आईडी नंबर जो है ये वाला, इसमें वो वहाँ पे जाके भरना है ये वाला नंबर उस फॉर्म के अंदर। यहाँ पे ये भर दिया गया है। ये कॉर्पोरेट पॉलिसी है, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। कॉर्पोरेट पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी जिसे बोलते हैं, ये वो वाली पॉलिसी है जिसमें हमने कैशलेस इलाज दिया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, अगर पता है तो छोड़ देना है। पॉलिसी नेम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का नंबर पता है तो यहाँ डाल देना है। अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो ओब्लिक करके यहाँ कॉर्पोरेट का नाम भी डाल सकते हो। वैसे वो लोग इससे ही उठा लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए वाले जो होते हैं। करंटली डू यू हैव एनी अदर मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, अगर है तो आप लोगों को यस करने हैं, अदरवाइज नो कर देने हैं। तो टीपीए वाले नो ही करते हैं हमेशा, यहाँ पे देखो नो कर रखे हैं। आगे इसके बाद नो करने के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें नील हो जाएगी, नो हो जाएगी,
कुछ भरना नहीं पड़ेगा। इसमें आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाई ट्रीटिंग डॉक्टर ऑब्लिक हॉस्पिटल। यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर और हॉस्पिटल की डिटेल आएगी। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आएगा, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है पेशेंट को उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आएगा। नेचर ऑफ इलनेस, डिजीज विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, मतलब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, किस कंप्लेंट के साथ पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया है, वो यहाँ मेंशन करनी है। ये सेक्शन पूरा का पूरा डॉक्टर से भरा जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा नीचे जो आएगा, ये सारा सेक्शन भरा जाएगा। इसमें डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये नहीं करना है, ये डॉक्टर से ही भरा हुआ फॉर्म है आगे का। ये सारी चीज़ें डॉक्टर अपने आप देख के भरेगा, या नर्सिंग स्टाफ वाले भी भरते हैं फॉर्म, या कुछ टीपीए वाले भी इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो ये फॉर्म भी भर देते हैं। तो जिनको आता है वो ही भर सकते हैं, जिनको नहीं आता है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये किसी के क्लेम का नुकसान भी हो सकता है, किसी के क्लेम में प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी गई है तो इसके बाद ये जो है पूरा का पूरा डॉक्टर का कॉलम चल रहा है। उसके बाद आ जाता है आगे डिटेल्स ऑफ पेशेंट एडमिटेड। पेशेंट एडमिट कब हुआ है, टाइम क्या है एडमिशन का, सारा कुछ इसमें फिल करना है आगे। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट यहाँ है। टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन का टाइम यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद इज दिस एन इमरजेंसी ऑब्लिक प्लान हॉस्पिटलाइजेशन इवेंट, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी पे टिक करना है, प्लान है तो प्लान पे टिक करना है। तो ये इमरजेंसी में एडमिट हुआ था पेशेंट, तो यहाँ पे हमने इमरजेंसी टिक कर रखा था। उसके बाद मैंडेटरी पास्ट हिस्ट्री फॉर ऑफ एनी क्रॉनिकल इलनेस, ये एन कर दी है क्योंकि ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं थी, तो ये नॉट अप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज स्टे इन हॉस्पिटल, ये पूछ रहा है कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ है वो कितने दिन तक, अंदाजन कितने दिन तक यहाँ रहेगा, तो ये 4 दिन का इन्होंने लिख के भेजा है। उसके बाद डे इन आईसीयू, आईसीयू की ज़रूरत है तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, लेकिन इस पेशेंट को ज़रूरत नहीं थी इस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नहीं भरा इन्होंने। उसके बाद रूम टाइप, किस रूम के अंदर एडमिट हुआ है पेशेंट, तो ये सेमी प्राइवेट रूम के अंदर एडमिट हुआ है। अब इसमें आगे रेट लिखे हुए हैं हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल के रेट अलग से तय हुए होते हैं इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के साथ में। तो पैरामाउंट टीपीए के साथ में जो हॉस्पिटल के रेट तय हो रखे हैं सेमी प्राइवेट रूम के, वो रेट आगे इन्होंने भर रखे हैं। पर डे रूम रेंट प्लस नर्सिंग एंड सर्विस चार्ज प्लस पेशेंट डाइट। इसमें जो प्राइवेट रूम का इन्होंने चार्ज डाला हुआ है 3,000 रुपये एक दिन का, तो 4 दिन का यहाँ पे ये लोग भेज रहे हैं, तो 3,000 इंटू 4 करके इन्होंने 12,000 यहाँ पे फिल कर दिया। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस, इसमें ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जो लैब टेस्ट नहीं होते हैं, वही हम टेस्ट कराते हैं, तो वो कितना एस्टिमेट उसका आएगा, कितने रुपए तक के टेस्ट आप लोग करा रहे हो इस पेशेंट का, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, अंदाज़ा होता है कि हम इस पेशेंट को इतने दिन रखेंगे और ये लमसम खर्चा होगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी बैठ जाए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों ने कम भर दिया और बिल ज़्यादा का बन गया तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अंदाज़ा देना होता है हॉस्पिटल को, इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये पेशेंट इस तकलीफ़ से आया है, इसको इतने दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ सकता है और ये खर्चा आएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो 2,000 रुपये का इन्होंने डाला हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, लैब टेस्ट वगैरह का। आईसीयू का चार्ज है तो यहाँ डालना है, नहीं है तो छोड़ देना। ओटी का चार्ज है तो डाल देना, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना है। आगे है प्रोफेशनल फीस, सर्जन ऑब्लिक एनेस्थीसिया फीस प्लस कंसल्टेशन चार्ज, 4,000 रुपये लिख रखे हैं, मतलब 500 रुपये एक टाइम की विजिट है, मतलब एक दिन की 1,000 रुपये हो गई है। डॉक्टर विजिट बोल सकते हो आप इसे, जो डॉक्टर की विजिट होती है, जो डॉक्टर देखते हैं, तो एक दिन की 2 विजिट लगाते हैं, मतलब 2 विजिट का इनका रेट तय हो रखा है। तो 500 500 1,000 हो गए, एक दिन का 1,000 हो गया, तो 4 दिन का 4,000 हो गया, तो 500 इंटू 8 इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, तो ये 4,000 हो गया। मेडिसिन प्लस कंज्यूमेबल्स प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स इफ़ अप्लीकेबल प्लीज स्पेसिफाई, मेडिसिन का इसमें मेनली लिखा हुआ है, तो 2,000 रुपये की इन्होंने मेडिसिन का लिखा हुआ है। तो इसका आगे अदर हॉस्पिटल एक्सपेंस अगर कोई अलग से है तो वो डालना है। ऑल इंक्लूसिव पैकेज चार्जेस इफ़ एनी एप्लीकेबल है तो डाल देने, अदरवाइज सम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इनका जो टोटल आएगा यहाँ टोटल 20,000 आएगा, यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिख देना है, ये 20,000 होना था, तो यहाँ पे ये 20,000 अमाउंट
सम टोटल आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आती है, इसमें लिखा हुआ है वी कन्फर्म्ड हैविंग रियल अंडरस्टूड एंड एग्री टू डिक्लेयर्ड ऑफ दिस फॉर्म। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, नीचे यहाँ पे डॉक्टर के साइन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हॉस्पिटल की स्टैम्प भी लगेगी, ये बहुत कंपलसरी होता है। और इस पे जो मैं बता रहा था आप लोगों को प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन करने, यहाँ पे पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको यहाँ पे साइन करना है और अपना रिलेशन लिखना है, पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो ये प्री ऑथराइजेशन फॉर्म है पैरामाउंट टीपीए का। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है टीपीए का, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के भेजना होता है इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को। उसमें क्या होता है कि 24 घंटे से पहले पहले इसलिए भेजना होता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस कर सके, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि 24 घंटे के बाद ही डिस्चार्ज होना होता है, तो उसमें फिर क्लेम डिले हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैशलेस क्लेम के लिए जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के और अपनी रिक्वेस्ट भेजी जाए इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने होते हैं, जैसे पेशेंट की आईडी हो गई, ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, लैब टेस्ट वगैरह हो गए, और ओपीडी का जो पेज होता है, जो ओपीडी का जो स्लिप आप लोगों ने बनवाई होती है वो इसके साथ अटैच करनी होती है। उसको फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर भी बोलते हैं। वो इसके साथ अटैच करके इन सभी पेपर को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी एक पीडीएफ में बना के और इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना होता है। इसके बाद जब हम रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास एक लेटर भेजती है, वो इनिशियल अप्रूवल होता है, फर्स्ट अप्रूवल भी बोलते हैं उसको। तो वो मैं आप लोगों को आगे स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि इनिशियल अप्रूवल कैसा आता है रिक्वेस्ट भेजने के बाद। प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरने के बाद इनिशियल अप्रूवल आता है पैरामाउंट टीपीए से, वो इस टाइप का होता है, कैशलेस ऑथराइजेशन लेटर भी बोलते हैं उसको। तो इसमें देखिए ये पैरामाउंट टीपीए से बन के आया है, यहाँ पे क्लेम नंबर लिखा होता है, यहाँ पेशेंट, यहाँ हॉस्पिटल का नाम होता है जो मैंने छुपा दिया है क्योंकि ये ठीक नहीं है शेयर करना सभी के लिए। तो आगे इसमें देखिए नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम है आदित्य बिरला। नेम ऑफ द टीपीए, टीपीए का नाम लिखा हुआ है पैरामाउंट। प्रपोजर नेम है, पेशेंट मेंबर उसका नाम है, टीपीए आईडी उसकी है यहाँ पे लिखी हुई है। रिलेशनशिप विद प्रो, इसमें आगे लिखा हुआ है रिलेशन विद प्रोपोजर, वो यहाँ है। कॉर्पोरेट नेम, ये कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम है, कॉर्पोरेट का नाम है। इसमें यहाँ पेशेंट की डिटेल लिखी हुई है, एज लिखी हुई है। इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एडमिशन, ये एडमिशन की डेट है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज की डेट है। 4 दिन का इन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है, लेकिन एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ स्टे 2 दिखा रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये इन्होंने डायग्नोज बनाया है, प्रोविजनल डायग्नोसिस, ये डायग्नोज बनाया है। उसके बाद आगे देखिए ये क्लेम की डिटेल आ गई है, मतलब क्लेम की डिटेल इन द सेंस ये इनिशियल अप्रूवल है, इसमें लिखा हुआ है अथोराइजेशन समरी। ये देखिए टोटल बिल अमाउंट हमने 20,000 का भेजा था उनके पास, इनिशियल अप्रूवल 20,000 का एक एस्टिमेट बना के भेजा था प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर, उसमें से इन्होंने 10,000 का डिडक्शन किया है और टोटल अमाउंट यहाँ पे 10,000 का पास किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 ही पास होंगे, हो सकता है 20,000 आप लोगों ने एस्टिमेट भेजा था, हो सकता है लास्ट में डिस्चार्ज के जब डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, फाइनल बिल भेजा जाता है इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास, तो हो सकता है 20,000 की जगह वो 50,000 हो। और ये इनिशियल अप्रूवल होता है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें लिखा हुआ है ना अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड, तो ये कुछ भी नहीं है, ये घबराने वाली बात नहीं है, ये इनिशियल अप्रूवल है। जब फाइनल के ऊपर मान के चलो 20,000 का होता है तब आप लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत डिडक्शन होके आएगी, वो मैं फाइनल में आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनल में क्या कुछ कट के आता है। फाइनल अप्रूवल लेटर भी आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। इसमें लिखा भी हुआ है देखो मिसलेनियस चार्ज, इसमें आगे देखिए मिसलेनियस चार्ज लिखा हुआ, डिडक्शन भी लिखा हुआ है। दिस इज इनिशियल ऑथोराइजेशन कंफर्मेशन द क्लेम एडमिसिबिलिटी
फाइनल अथोराइजेशन अमाउंट विल बी कन्फर्म्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ फाइनल बिल डिस्चार्ज समरी। वो ये कह रहे हैं कि ये इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अप्रूवल है, तो ये फाइनल नहीं है। जब फाइनल पे आप लोग फाइनल बिल भेजोगे, डिस्चार्ज समरी भेजोगे, तब हम फाइनल अमाउंट आप लोगों को कंफर्म करके भेजेंगे। तो ये जो टीपी है ये कंफर्म करना है कि ये कोई फाइनल अमाउंट अप्रूव नहीं हुआ है। बस ये अप्रूवल इतना सा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उसके अकॉर्डिंग इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत थी, और आप लोगों का जो क्लेम है वो जेन्युइन है, इस पेशेंट को एक्चुअल में एडमिट होने की ज़रूरत थी। उस कंडीशन में हम आप लोगों को अप्रूवल देते हैं कि आप लोग इसका इलाज कीजिए, आप इस पेशेंट का इलाज कैशलेस में कीजिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग हमें फाइनल बिल पे प्रोवाइड कीजिए। हॉस्पिटल की तरफ से जब फाइनल बिल और डिस्चार्ज समरी फाइनल अप्रूवल के लिए भेजी जाती है इंश्योरेंस कंपनी या टीपी के पास, तब वहाँ से जो अप्रूवल होके आता है वो फाइनल होता है। ये फाइनल अप्रूवल है। यहाँ पे देखो हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पेशेंट की डिटेल है जो इनिशियल अप्रूवल में भी लिखी हुई थी, और ये है कैशलेस अथोराइजेशन लेटर पार्ट डी। तो आगे देखिए, ये क्लेम नंबर होता है, यहाँ पे यहाँ डेट होती है उस लेटर की, जो फाइनल अप्रूवल लेटर जो आया है। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें देखिए यहाँ पे पेशेंट का नाम है, पेशेंट की पॉलिसी नंबर है, पेशेंट की एज है, पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक मेल यहाँ पे भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे लेटर के अंदर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एडमिशन, इसकी एडमिशन डेट 27 थी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज 29, मतलब 2 दिन ही रहा। एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ स्टे 2 दिन रहा पेशेंट यहाँ पे। ये एक अप्रूवल 27 तारीख को आया था, एक 29 को। ये इनिशियल अप्रूवल था जो 10,000 रुपये का था, जो इनिशियल में आया था, आप लोगों ने देखा होगा। और फाइनल में 29 तारीख में सिर्फ 1 रुपये अमाउंट अप्रूवल होके आया है, तो सिर्फ 10,001 रुपये का फाइनल अप्रूवल यहाँ पे होके आया है। तो आगे मैं दिखाता हूँ किस हिसाब से इन्होंने अप्रूवल दिया है। अब नीचे चलते हैं। अथोराइजेशन समरी देखिए यहाँ पे, टोटल बिल अमाउंट जो इन्होंने 2 दिन का हॉस्पिटल ने बनाया है वो बनाया है 11,233 रुपये का। ये इन्होंने फाइनल अमाउंट भेजा है अप्रूवल के लिए टीपी के पास, पैरामाउंट टीपी के पास भेजा है। तो उन्होंने क्या किया है, इस बिल का अदर डिडक्शन में 450 रुपये डिडक्ट कर दिए हैं। लिखा हुआ है ₹400 टैरिफ डिडक्शन नोट बी कलेक्ट फ्रॉम इंश्योर। वो ये कह रहे हैं कि जो 400 रुपये का डिडक्शन हुआ है ये टैरिफ डिडक्शन है। टैरिफ डिडक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो इन्होंने 3,000 रुपये प्राइवेट रूम के तय कर रखे थे, अगर ये 3,200 रुपये लगाते हैं या 3,500 रुपये लगा के भेजते हैं, तो 500 रुपये का जो डिफरेंस जो आ रहा है वो डिडक्ट कर देते हैं वो फाइनल बिल से, और उसमें ये लिख देते हैं कि ये पैसा जो हम डिडक्ट कर रहे हैं ये टैरिफ डिडक्शन है, कभी भी भूल के भी ये पेशेंट से नहीं लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी और टीपी जो होता है वो मेंशन कर देता है। तो ये जो 450 रुपये है, अगर आपके क्लेम में भी ऐसा कोई डिडक्शन होकर आती है टैरिफ वाली, तो आप लोगों को पे नहीं करना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल की डिडक्शन होती है। हॉस्पिटल की जो टैरिफ की जो गलती होती है या जिन्होंने गलत अमाउंट भर के भेजा होता है फाइनल बिल के अंदर, तो उसकी वजह से डिडक्शन होकर आती है। तो टैरिफ डिडक्शन का आप लोगों को पे नहीं करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो डिस्काउंट 782 जो रुपये कट के आए हैं, ये हॉस्पिटल का डिस्काउंट है। जब हॉस्पिटल का एग्रीमेंट होता है टीपी या इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तो वो डिस्काउंट का एक ऑप्शन होता है जिससे 10% टोटल बिल पे वो लोग काट के भेजेंगे। वो पेशेंट से नहीं ले सकते, पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं ले सकते। मतलब हमारा अगर क्लेम है तो हमें ये 782 रुपये नहीं देने हैं उनको। साफ साफ इसमें लिखा भी हुआ है, नोट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड, मतलब आप ये इंश्योर्ड पर्सन से भी कलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें लिखा है। कोपे होता है कि जो टोटल बिल का कुछ परसेंट पॉलिसी होल्डर को पे करना होता है। जैसे हमारा क्लेम है तो हमारे में कोई कोपे का कोई ऑप्शन अगर पॉलिसी लेते टाइम हमने लिया हुआ है, मान के चलो टोटल बिल का 10% हमें पे करना है, तो वो यहाँ कट के आता है तो हमें पे करना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले नहीं छोड़ेंगे, कोई छोड़ भी देते हैं, डिस्काउंट भी कर देते हैं, नहीं तो पे करना होता है। डिडक्शन अलग से कोई डिडक्शन हो तो यहाँ पे लिखा होता है। टोटल अथोराइज अमाउंट 11,233 के बिल में इन्होंने 10,001 ये अमाउंट पास करके भेजा है, और इसमें लिखा हुआ अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड, ये अमाउंट हमें पे करना है 50 रुपये। अब ये इस 50 रुपये का आगे रीजन भी लिखा होगा कि किस रीजन की वजह से उन्होंने काटे हैं। आगे देखिए, अदर डिडक्शन डिटेल, मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स चार्ज, इसमें देखिए डिडक्शन का आ गया है। 3,013 का बिल था मेडिसिन का, डिडक्शन अमाउंट 50 रुपये, एडमिसिबल अमाउंट 2,963 रुपये, ये पास हो गया, ये डिडक्ट हो गया, ये टोटल अमाउंट था।
ये सिरिंजर करके कुछ है इसमें दवाइयों में, नॉन पेबल्स आइटम है शायद ये, उसका 50 रुपये काटा है जो आप लोगों को पे करना है। प्रोफेशनल फीस चार्ज 1600 रुपये लगाई हॉस्पिटल ने, डिडक्शन 400 रुपये की, 1200 रुपये पास किए उन्होंने। एज पर टैरिफ ट्विन शेयरिंग विजिट चार्जेस ₹300 पर डे। वो ये कह रहे हैं कि 300 रुपये पर डे है, लेकिन आप लोगों ने 400 लगा के भेजे हैं, इस वजह से हमने इसको काट दिया है। तो ये हो गया डिडक्शन का कॉलम पूरा का पूरा। तो ये फाइनल अप्रूवल होता है। मैंने बता दिया आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को पैरामाउंट टीपीए का कैशलेस क्लेम का प्रोसेस समझाया पूरा डिटेल में। आप लोगों के प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में इस प्रोसेस को लेके या पैरामाउंट टीपीए से रिलेटेड कोई सवाल है, या आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, या आपके मन में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने डिटेल में आप लोगों को बना के दिया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, समझिए कि पैरामाउंट टीपीए में कैशलेस क्लेम का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके मेंबर हैं, बहुत सारे लोगों के पास पॉलिसी है, कॉर्पोरेट के अंदर ज़्यादा है। तो जितने भी कॉर्पोरेट के एचआर वगैरह या जो भी आप लोग देख रहे हैं, सीनियर पर्सन अगर आप लोग देख रहे हैं, तो अपने सभी एम्प्लॉय के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को जानकारी मिले और वो अपना हेल्थ कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हॉस्पिटल उनसे ना तो ज़्यादा चार्ज ले पाएँ, ना टीपीए वाले उनका क्लेम रिजेक्ट कर पाएँ। तो उनको जानकारी के लिए, उनकी जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक कीजिए और उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।